हेलो बच्चों, चलिए आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ फिर पुनः वीडियो लेकर। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला था। उस समय एग्ज़ाम के थोड़ा सा प्रेशर के कारण और क्लास के आप सब समझते हैं कि फरवरी और मार्च का जो महीना होता है इसमें क्लास नए नए चालू होते हैं, बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो इन सब के चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया मुझे आने में, लेकिन अब हमारा क्लास कंटिन्यू चलेगा यूट्यूब पर। आइए हम आज चर्चा करने वाले हैं संसाधन एवं उपयोग का, यानी 10th स्टैंडर्ड का जो भूगोल है। ध्यान दीजिए, 10th स्टैंडर्ड बोलने का मतलब यह नहीं है कि केवल 10th का बच्चे ही देखेंगे, या सब मतलब कोई भी देख सकता है इसे, और 8th क्लास के भी जो बच्चे हैं उसे वो भी देख सकते हैं, और हाई स्टैंडर्ड पर वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कंपटीशन लेवल पर भी। मतलब ये अलग नहीं होता है ना, सब इसे आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ संसाधन नियोजन का। ठीक है, मैंने इससे पहले एक वीडियो में संसाधन पर बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर चिपका दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। आप वो देख लीजिएगा तभी ये समझ में अच्छे से आएगा। यदि आप वो नहीं देखिएगा ना तो यह समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलिए, आज का हमारा एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है संसाधन नियोजन। ठीक है, संसाधन नियोजन से समझेंगे हम कि संसाधन नियोजन क्या होता है, नियोजन का अर्थ क्या होता है, और संसाधन को नियोजित कैसे किया जाता है। उसके बाद हम समझेंगे कि संसाधन को संरक्षण यानी संसाधन को कैसे सुरक्षा प्रदान करें, कैसे बचाएं। ठीक है, तो चलिए आइए, मैं पहले से यहाँ पर लिख लिया हूँ ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो और आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि संसाधन नियोजन। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक हमारा क्या है, संसाधन नियोजन। क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, संसाधन नियोजन, नियोजन मतलब क्या होता है। नियोजन का सीधा सीधा अर्थ है सोच समझकर उसका उपयोग करना नियोजन कहलाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं हमें यह पता होना चाहिए। कोई भी संसाधन का उपयोग कैसे कर रहे हैं यह हमें पता होना चाहिए, वही तो नियोजित कहलाता है, उसी को तो नियोजन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा परिभाषा लिखा हूँ कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब सोच समझ कर। ठीक है, संसाधन का आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये लिखने के लिए मैं छोटा सा लिखा हूँ, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, हम बोल भी रहा हूँ संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। सीधा सीधी कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि संसाधन को सोच समझकर हम उपयोग करें कि हमें मान लीजिए हमारे पास मोटरसाइकिल है, तो भाई उसका उपयोग कैसे करना है, कब करना है, कितने समय के लिए करना है या नहीं करना है। मेरे पास फ़ोन है तो फ़ोन का उपयोग कैसे करें, मिसयूज ना करें, यूज करें। तो सोच समझकर उसका उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम बोलते हैं संसाधन नियोजन। ठीक है, आया समझ में ना। संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधन का हम सोच समझकर उपयोग जब करना चालू करते हैं तो उसी को हम संसाधन नियोजन बोलते हैं। सीधा सीधी कि संसाधन को कैसे प्रयोग करना है इसकी जानकारी हमारे अंदर रहेगी तो उसे हम बोलेंगे संसाधन नियोजन। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन विवेकपूर्ण उपयोग करना कठिन हो गया है। कैसे कठिन हो गया है, संसाधन का, हमारे पास कोई भी संसाधन है तो हम उसका सोचते हैं कि भाई कैसे संसाधन है उसका मिसयूज कर देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास मोटरसाइकिल है, तो हम ऐसा करें कि हमारे पास मोटरसाइकिल है तो इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि हमें कुछ ही दूर जाना है तो उसके लिए हम मोटरसाइकिल का उपयोग करें, या मतलब जहाँ हम पैदल जा सकते हैं वहाँ पर मोटरसाइकिल का उपयोग न कर। है कि जो मोटरसाइकिल का जो ईंधन है पेट्रोल तो क्या है, एक संसाधन है हमारा, वो भी तो साधन ही तो संसाधन है, हम भी तो एक संसाधन है। तो हमारा कोई मिसयूज करे तो हमें कैसे लगेगा, सोचिए। तो उसी तरह संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना कठिन हो गया है। क्यों भाई कठिन हो गया है, क्योंकि आजकल कोई भी लोग, मतलब बहुत से कुछ लोग हैं ऐसे भी, लेकिन बहुत से लोग आजकल क्या करें, संसाधन का अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे मर्जी ऐसे संसाधन का उपयोग करें, जैसे मान लीजिए कि ऐसा हो कि वह कभी ख़त्म ही नहीं होगा और वह हमेशा उनके लिए ही बनाया गया हो। ठीक है, चलिए आइए आगे समझते हैं। संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता क्या है, संसाधन का विवेकपूर्ण। तो आपको बताया ना हम कि संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता क्या है, संसाधन नियोजन का प्रथम प्राथमिकता क्या है, उसमें मेन चीज क्या है, उसका विवेकपूर्ण उपयोग। बस याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया कि संसाधन नियोजन का प्रथम प्राथमिकता क्या है,
विवेकपूर्ण उपयोग, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। यदि कोई भी देश को विकास करना हो, उस राष्ट्र का विकास करना हो, तो संसाधन नियोजन सबसे अति आवश्यक है। यानी कि कोई भी देश विकास तभी कर सकता है जब वो अपने देश के, अपने राष्ट्र के सभी संसाधनों को, सभी राष्ट्र के संसाधनों को नियोजित कर ले, यानी उसका सोच समझकर उपयोग करे, तभी कोई भी देश आगे बढ़ सकता है या विकास कर सकता है। उसका मिसयूज करेगा तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। यानी देश या राष्ट्र के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? संसाधन का नियोजन। आया समझ में ना? आगे देखते हैं। हमारे भारत में, हमारे देश में कई प्रदेश है जिसमें कुछ प्रदेश संसाधन संपन्न। हमारे भारत के अंदर बहुत सारे आपको देश ऐसे मिल जाएंगे, हमारे भारत के अंदर बहुत सारे प्रदेश आपको ऐसे मिल जाएंगे, राज्य मिल जाएंगे जो संसाधन संपन्न है। ठीक है, संसाधन संपन्न है, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर संसाधन है। तथा कुछ प्रदेश ऐसे भी मिल जाएंगे जो संसाधन विहीन है, जहाँ संसाधन नहीं है। ठीक है, कुछ प्रदेश में संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में है और कुछ देश में संसाधन, मतलब कुछ राज्य प्रदेश या राज्य के में संसाधन विहीन है, उसमें संसाधन नहीं है। ठीक है, हमारे देश में ऐसे है। तो हमें संसाधन को इस प्रकार नियोजित करना चाहिए ना कि हमारे जितने भी स्टेट है हमारे देश के अंदर, सभी स्टेट उस संसाधन का बराबर उपयोग करे, सोच समझ कर उपयोग करे, किसी को असुविधा ना हो और हमारा प्राकृतिक जो, मतलब प्रकृति जो है वो लेवल से रहे और अच्छे से चले। ठीक है, तथा कुछ ऐसे भी प्रदेश आपको मिल जाएंगे जहां एक ही प्रकार के संसाधन उपयोग, तथा हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे भी स्टेट मिल जाएंगे आपको जहां एक ही प्रकार के बहुत सारे संसाधन है, तथा है भी नहीं, पता है ना अभी, या नहीं भी है। ठीक है, ऐसे भी प्रदेश मिल जाएंगे वहाँ पर संसाधन नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कुछ हम प्रदेश को लिखे हैं कि जहाँ कौन से संसाधन प्रचुर मात्रा में है। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसे देख लीजिए। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीन जगह पर बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज और कोयला भरा हुआ है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीन ऐसे जगह है जहां पर बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको खनिज और कोयला मिल जाएंगे। ठीक है, यानी खनिज और कोयला ये भी तो संसाधन है ना, सारी वस्तुएं संसाधन है। आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम जो भी वस्तु को उपयोग करते हैं वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो याद रखिएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यानी कोयला और खनिज कहाँ पर प्रचुर ज़्यादा मात्रा में मिलेगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तीन स्टेट याद रखिएगा। चलिए हम बिहार की बात कर लेते हैं अपने। तो बिहार में चूना पत्थर और पायराइट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा आपको। बिहार में चूना पत्थर और पायराइट बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलेगा। बस यही यहाँ पर संसाधन है। और हमारा जो राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर कृषि से आय होता है, संसाधन बहुत कम है हमारे राज्य में। ठीक है, जब से झारखंड अलग हुआ तब से संसाधन हमारे राज्य में बहुत कम है, ऐसे वजह के सारा चला गया झारखंड में। अगला अरुणाचल प्रदेश की बात करें हम, तो अरुणाचल प्रदेश जल संसाधन से परिपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस जल संसाधन का उपयोग अभी तक हम नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमारे देश में यहाँ की जल संसाधन के उपयोग अभी नहीं हो रहा है, बहुत मात्रा में है लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं हो रहा है। ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में आपको यहाँ पर जल की कमी हो जाएगी, जल संसाधन की कमी हो जाएगी, यहाँ पर जल संसाधन की कमी है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको सौर ऊर्जा संसाधन मिल जाएगा, सौर ऊर्जा मिल जाएगा, पवन ऊर्जा मिल जाएगा, वायु, ठीक है, पवन ऊर्जा मिल जाएगा। तो ये राजस्थान जो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से परिपूर्ण जगह है। ठीक है, यहाँ परिपूर्ण संसाधन है। और हम लद्दाख की बात कर ले तो आपको लद्दाख में मिल जाएगा संस्कृति विरासत। लद्दाख को हम संस्कृति विरासत के नाम से जानते हैं। ठीक है, लद्दाख को हम संस्कृति विरासत के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। स्थानीय, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक जो मैंने लिखा यहाँ पर लिखे हैं, स्थानीय स्तरों पर संसाधन के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन
अनिवार्य है। यानी स्थानीय स्तर पर हम अपने जहाँ हम रह रहे हैं उसके व्यवस्था के आधार स्तर पर संसाधन का संयोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन का नियोजन अनिवार्य। संयोजन मतलब का उसका उपयोग और संतुलन मतलब का एक समान बनाए रखना। ठीक है, एक समान बनाए रखने के लिए यहाँ पर पहले से मैं संसाधन नियोजन को समझा चुका हूँ। एक समान बनाए रखने के लिए कि बराबर प्रचुर मात्रा में बना रहे, उसका संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इससे तो होता है संसाधन नियोजन। ठीक है, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया होती है। कहने को तो आसान है, संसाधन नियोजन सोच समझकर काम करें, सोच समझकर संसाधन को खर्च करें, सोच समझकर संसाधन का हम उपयोग करें, लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, जितना नाम इसका आसान है उतना ही इसका पालन करना कठिन होता है। ठीक है, संसाधन को नियोजित करने के लिए अनेक क्रियाकलापों की ज़रूरत होती है। संसाधन को सोच समझकर खर्च करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए बहुत से अनेक प्रकार की क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। उसका नियम बनाया जाता है कि हम देखिए, ऐसे तो हम प्रतिदिन कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, फिर वहीं काम हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं कि नहीं हम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो भी हम ये काम करेंगे वह काम करेंगे, या गाड़ी चलाएंगे या फ़ोन यूज करेंगे, जो भी संसाधन उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या होता है कि छोटा सा काम निकल लेता है, कहीं जाना होता है, तब हम ये सारे बातों को भूल जाते हैं कि हम क्या कहते। ठीक है, उस समय वही लोग दिखाई देता है कि भाई हम यहाँ जाना है, ऐसे करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो संसाधन को नियोजित हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसके लिए एक नियम कानून बना दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए कि हम कहें कि ये काम नहीं करेंगे, प्रतिदिन ये काम नहीं करेंगे, वहीं करते हैं, वहीं हो जाता है। ऐसे होता होगा। तो इस स्थिति को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकलापों की जरूरत होती है। ठीक है, क्रियाकलाप ध्यान दीजिएगा, क्रियाकलाप संसाधन नियोजन को सोपान होते हैं। ध्यान दीजिए, इसी सोपान के सहायता से हमारे देश संसाधन का उपयोग कर पाता है। यहाँ पर लिखा भी हूँ, इन्हीं सोपानों के सहारे से हमारा देश इन संसाधनों का उपयोग कर पाता है, इस सोपानों की सहायता से। ठीक है, बहुत जरूरी होता है ये। ध्यान दीजिए, संसाधन को कैसे नियोजित किया जाता है, कुछ सोपानों के रूप में। ध्यान दीजिएगा, संसाधन को नियोजित कैसे किया जाता है, यहाँ पर समझिएगा। सर्वप्रथम सभी प्रदेश से संसाधन की पहचान एवं सर्वेक्षण करना चाहिए। यानी संसाधन को नियोजन के लिए सरकार क्या नियम बनाई है, तो सर्वप्रथम वो क्या करती है कि कौन से प्रदेश में कौन सा संसाधन है, ठीक है, उसका सर्वेक्षण करती है कि भाई यहाँ पर झारखंड में क्या है, कोयला है, खनिज है। मध्य प्रदेश में क्या है, कोयला है, खनिज है, कितना मात्रा में है, कितना गहराई तक है, इन सब का सर्वेक्षण कहलाते हैं। उसे हम सर्वेक्षण पढ़ते हैं। जांच, सर्वेक्षण के सीधे सीधा अर्थ हो जांच पड़ताल करना, वो जांच करना। ठीक है, सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, जब सर्वेक्षण हो जाता है तो दूसरी स्टेप में वो क्या करती है ना कि मानचित्र तैयार करती है, भाई कि कितना क्षेत्र में है, कैसे है, उसका आकृति कैसा है। ठीक है, मानचित्र तैयार करती है और संसाधन के उसके गुण और मात्रा के आधार पर मापन करती है। उसका गुण कैसे, मतलब उसका गुण क्या है, मात्रा कितनी मात्रा में है, उसके आधार पर उसका मापन करती है। दूसरा नियम हो गया सोपान के। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा प्रौद्योगिकी और कौशल एवं संस्था की सहायता से संसाधन को उपयोगी, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के उपयोग से, ठीक है, कौशल एवं संस्था, अलग अलग संस्थाओं के उपयोग से उन संसाधनों को उसके सहायता से संसाधन को उपयोगी बनाया जाता है, उसे उपयोग में लाया जाता है। कैसे उपयोग में लाया जाए, ठीक है। चौथा, इन चीज़ों की याद रखिएगा कि पहला हो गया सर्वप्रथम उस प्रदेश में कहाँ संसाधन है उसका सर्वेक्षण करना, और दूसरा उसका मानचित्र तैयार करना एवं गुण और मात्रा के आधार पर उसका मापन करना, और तीसरा हो गया प्रौद्योगिकी एवं कौशल एवं संस्था की सहायता से संसाधन को उपयोगी बनाना, कैसे उपयोग में लाया जाए, उसे कैसे विकासशील बनाया जाए। ठीक है, तो अगला हो गया हमारा कि राष्ट्रीय विकास योजना। अगला हो गया हमारा राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना के बीच में समन्वय, याद रखिए समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना के बीच में समन्वय उत्पन्न करना चौथा हो गया। ठीक है, तो इन 4 पॉइंटों को आप ध्यान दीजिएगा, इन 4 पॉइंटों को आप याद रखिएगा अच्छे से कि संसाधन नियोजन के सोपान के कौन कौन से रूप हैं, क्वेश्चन में आ जाएगा। तो पहला हो गया सर्वप्रथम उन प्रदेशों से संसाधन की पहचान करना कि कौन से प्रदेश में कौन सा संसाधन है, ठीक है, और उसका सर्वेक्षण करना, जांच पड़ताल करना, और दूसरा उसका मानचित्र तैयार करना, संसाधन के गुण और मात्रा के आधार पर मापन करना। तीसरा हो गया प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्था की सहायता से संसाधन को उपयोगी बनाना, संसाधन क्या बनाना, उपयोगी बनाना। ठीक है,
और राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना के बीच में समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना के बीच में क्या है, समन्वय को स्थापित करना। और संसाधन नियोजन के लिए सरकार ने प्रथम ध्यान दीजिएगा, इस 4 पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखिएगा। और इसके बाद का जो पॉइंट है, संसाधन को नियोजित करने के लिए हमारी सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाया, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय 5 वर्ष की योजना चलाया, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी इसके बाद वाला मतलब इसके बाद चर्चा करूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, कितने वर्ष तक चला, कब से कब तक लागू है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, संसाधन को नियोजन करने के लिए सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया। पूछ दिया जाएगा आपसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्यों चलाया गया, तो याद रखिएगा, संसाधन को नियोजित करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया गया, ठीक है। हमारे देश में अभी भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, हमारे देश के अंदर आपको बहुत सारे राज्य अभी भी ऐसे मिल जाएंगे जहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन होने के बावजूद भी वो पिछड़ा हुआ है, गरीब, मतलब क्या, इसका अर्थ क्या हुआ, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी है। उन संसाधनों को निकाल कर उपयोग में लाने की आवश्यकता है, वहाँ पर प्रौद्योगिकी की कमी है, ताकि उन संसाधनों को हम निकाल कर उपयोग में ला सके, ठीक है। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम समझते हैं अब संसाधन संरक्षण, ठीक है। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण क्या होता है? संरक्षण मतलब क्या, संसाधनों को सुरक्षा, यानी संसाधनों को हम कैसे बचाएं, सुरक्षित कैसे रखें, ठीक है। ध्यान समझिएगा, संसाधन यानी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए संसाधन अहम भूमिका निभाते हैं। यानी हमारी सभ्यता को विकसित होने के लिए, हमारी संस्कृति का विकास के लिए, हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, संसाधन है। यानी उसमें संसाधन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हम जितने भी टेक्नोलॉजी में या हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, किसके कारण, संसाधन के कारण आगे बढ़ रहे हैं। संसाधन नहीं होता तो हम लोग आदि मानव के जैसा ही रह जाता है, उससे भी मतलब आदि मानव ही जैसा हो जाता है। मतलब आदि मानव से मानव के रूप में कैसे आए हैं, तो यह बस संसाधन की बदौलत है। यानी इन संसाधनों के कारण ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे अभी जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बिना सोचे समझे, बिना इसको सोचे और समझे, बिना कि हम क्या करें, सोचे समझे, संसाधनों का उपयोग सामाजिक, याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। यानी हम संसाधन को बिना सोचे समझे इसका उपयोग करेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरणीय जैसे समस्याओं को जन्म देती है। यानी हमें संसाधन का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। याद रखिएगा, संसाधन को सोच समझकर उपयोग करना ही तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधन नियोजन या संरक्षण दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। संसाधन को सोच समझकर उपयोग हम करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, संसाधन संरक्षण करेंगे। यानी कि संसाधन को नियोजित कर या उसे सोच समझकर उपयोग, संसाधन को बचाएंगे, नियोजित करेंगे और उसको सोच समझकर उपयोग में लाएंगे, उसी को हम बोलेंगे संसाधन संरक्षण, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कि संसाधनों को सोच समझकर उपयोग करने की प्रक्रिया को हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। यानी संसाधन को बचाने की प्रक्रिया को हम संसाधन संरक्षण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। संसाधन को, ध्यान दीजिएगा, संसाधन को संरक्षण के लिए कुछ महान दार्शनिक के विचार या चिंतकों के विचार भी दिए गए हैं। कुछ महान दार्शनिक और कुछ चिंतक अपने अपने संसाधन को संरक्षण करने के लिए कुछ विचार दिए हैं। उन विचारों को मैं यहाँ पर कुछ विचार लिखा हूँ, सभी नहीं लिखा हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी के विचार क्या थे संसाधन को संरक्षण को लेकर। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास तो पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। याद रखिएगा इसका मतलब, यह ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी लाइन है, ये छोटी सी लाइन में लिखा गया है। बहुत बड़ी बात कह गए हैं हमारे महात्मा गांधी जी कि हमारे पास तो पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यानी कि सीधा सीधी यहाँ पर बात किया जा रहा है कि हमारे पास खाने के लिए, जीने के लिए बहुत कुछ है संसाधन के रूप में, लेकिन
उसका उपयोग हम यदि पेटी भरने के लिए करने लगेंगे, धन को एकत्रित करने के लिए करेंगे, वो दुरुपयोग करने लगेंगे, तो फिर ये हमारा संसाधन नष्ट हो जाएगा, यानी कि सृष्टि का वातावरण में परिवर्तन, यानी वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। यह लाइन किसकी थी? याद रखिए, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के। ये विचार किसके थे? महात्मा गांधी के। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा है मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। यहाँ पर आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर। याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? मेघा पाटेकर। याद रखिएगा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, ये चिपको आंदोलन चलाए थे, पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाए थे। ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा आपसे, आप इसे याद कर लीजिएगा। यहीं पर अब भी याद कर लीजिए मेरे साथ। महात्मा गांधी जी के विचार कौन से थे? तो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। किनके थे? महात्मा गांधी। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मेघा पाटेकर। किसने की थी? मेघा पाटेकर। याद कर लीजिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और वर्षा जल का संग्रह, यानी संदीप पांडे ने बताया था कि हम जो वर्षा हो रही है, उस वर्षा के जल को हम संग्रह कर ले, एकत्र कर ले, और उस वर्षा के जल से हम सिंचाई की प्रक्रिया आगे बढ़े। इससे हमारे जल संसाधन में कमी नहीं होगा, यानी हम इसे जल को अपने बचा सकते हैं। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा यानी कि संदीप पांडे थे, ये इन्होंने क्या कहा था कि वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ चिंतक जो है, कुछ चिंतक कहते हैं कि कुछ स्वार्थी एवं लालची लोग हैं जो संसाधन का शोषण कर रहे हैं। कुछ चिंतक कहते हैं कि इसमें कुछ स्वार्थी और लालची लोग हैं जो हमारे संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उसे खोखला बना रहे हैं, यानी उसका दुरुपयोग करके अपने जेबें भरने में लगे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मशीनों का, गांधी जी जो थे, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी थे, उन्होंने मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी रहे। यानी कि उनका कहना था कि मशीन के द्वारा उत्पादन नहीं किया जाए, यानी मशीन से जो हम काम करते हैं ना, उनका कहना था कि हम मशीन के द्वारा काम ना करें, हम अपने हाथों से काम करें। इससे क्या होगी कि यदि हम मशीन के द्वारा काम करने लगेंगे तो हमारी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, यानी बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यानी कि हम जो एक आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, यदि उसकी मशीन लगा दें हम, तो वह काम, यदि 100 आदमी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, तो वो मशीन अकेले उस काम को पूरे दिन में कर देगी और जल्दी कर देगी। तो इससे महात्मा गांधी को यह प्रॉब्लम था कि भाई जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, भाई उनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है, यदि वो अपना काम बंद कर दे, उनका काम मशीन कर दे, तो इससे बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी। तो बेरोजगारी से बचने के लिए इन्होंने मशीनों के विरोध करना शुरू किया, यानी मशीन के उत्पादन द्वारा विरोध करने का प्रयास किया, मैंने शुरू किया। ठीक है, मशीनों का प्रयोग न कर वह चाहते थे, मशीनों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? तो बड़ी आबादी को बेरोजगार होने से और समाज में समाज को कोढ़ से बचाने का प्रयास, मतलब से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि मशीनों का उपयोग हम नहीं करके, या मशीनों का उपयोग नहीं करके उन लोगों से वो काम करवाए, तो इससे हमारे समाज में बेरोजगारी नहीं होगी, हमारा समाज कोढ़ होने से बच जाएगा। ठीक है, संसाधन के संरक्षण के लिए ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन किए गए। संसाधन को संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन का अर्थ हुआ कि जितने भी विश्व में देश है, सब देश से वहाँ पर लोग एकत्रित होंगे और इससे संसाधन के संरक्षण खातिर जो समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर बात चर्चा किया जाएगा। ठीक है, यानी इसके लिए अनेक सम्मेलन हुए, जैसे जिसमें सबसे पहला सम्मेलन, इसे याद रखिएगा, आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि सबसे संसाधन को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सम्मेलन क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, याद रखिए, पहला सम्मेलन कौन था? क्लब ऑफ रोम। कहाँ हुआ था? रोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोम में। याद कर लीजिएगा, सबसे पहला
हमारे संसाधन को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्लब ऑफ रोम। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, पहला सम्मेलन जो है क्लब ऑफ रोम 1968 ईस्वी में इसकी वकालत की थी। मतलब क्लब ऑफ रोम ने पहला बार सोचा था कि मतलब संसाधन को कैसे नियोजित किया जाए या कैसे बचाया जाए। ठीक है, और बाद में 1974 में सुमशेर की जो पुस्तक आई उसमें महात्मा गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। यानी सुमशेर के पुस्तक में महात्मा गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया गया। उसमें बताया गया बाद में कि महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे और क्या उन्होंने कहे थे वो कितना सत्य, सभी उस सुमशेर की किताब में लिखा गया, प्रकाशित, दुनिया के सामने, लोगों के सामने प्रकाशित किया गया। ठीक है, और 1987 में, याद रखिएगा, 1987 में इसे आप याद रखिएगा, ब्रटलैंड 1987 में ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत पुस्तक 1987 का प्रतिवेदन संसाधन संरक्षण के लिए कारागार साबित हुआ। 1987 में एगो ब्रटलैंड द्वारा पुस्तक प्रकाशित की गई जो बहुत ज़्यादा कारागार साबित हुआ। यानी बहुत ज़्यादा काम किया संसाधन को बचाने में, सुरक्षित करने में, लोगों को जागृत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया गया इस किताब में। ठीक है, और इसमें सतत विकास के साथ साथ, इस बुक में सतत विकास पर हम यहाँ से चर्चा करेंगे। ठीक है, सतत विकास क्या होता है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत में अक्सर एग्जाम में ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसे मैं समझा देता हूँ, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सतत विकास के साथ साथ संसाधन के संरक्षण पर बल दिया गया है। इस बुक में सतत विकास के साथ साथ संसाधन को संरक्षित कैसे करें, नियोजित कैसे करें, इस पर भी बल दिया गया है। पर्यावरणीय, अगला हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु, यानी पर्यावरणीय संरक्षण हेतु, पर्यावरण को बचाने हेतु क्या किया गया, कैसे सम्मेलन किया गया। यहाँ तक समझ में है ना आपको कि यहाँ से हम जो ब्रटलैंड की जो पुस्तक 1987 में आई थी उसमें सतत विकास के साथ साथ संसाधन के संरक्षण यानी संसाधन को नियोजित पर भी बल दिया गया था। ठीक है, यानी उस बुक में क्या बताया गया था कि सतत विकास क्या है या कैसे होता है, और ध्यान दीजिएगा उसमें ये भी बताया गया था कि संसाधन को सुरक्षित कैसे करें, नियोजित कैसे करें। याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? ब्रटलैंड। इस साल इससे क्वेश्चन भी आया था एक, ब्रटलैंड, तब देख लीजिएगा, शायद मुझे भी अच्छे से याद नहीं है लेकिन आया था ये क्वेश्चन, हमें याद है जहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, पर्यावरणीय समस्या है संरक्षण हेतु, पर्यावरण को सुरक्षा हेतु क्या किया गया। भाई पर्यावरण पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व शिखर सम्मेलन, इसके लिए एक विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा, स्टॉकहोम में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, 1972 में हुआ था। याद रखिएगा, स्टॉकहोम 1972 में आयोजित किया गया विश्व शिखर सम्मेलन को। विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1972 में। कहाँ? स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। ठीक है, जिसके कारण ये याद रखिएगा 5 जून 1972, पूरा डेट इसका है 5 जून 1972, और इसी के कारण 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरणीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसी के कारण, किसके कारण? इस सम्मेलन के कारण। इस सम्मेलन में पर्यावरण को सुरक्षित करने पर बात किया गया था, बल दिया गया था, और इसी यह सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था। तो इसी कारण प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरणीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब कोई आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरणीय दिवस 5 जून को क्यों मनाया जाता है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर यही हो जाएगा कि 5 जून 1972 को विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने पर बल दिया गया था उसमें। इसी के कारण इसे हम प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरणीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं हम कि सतत विकास की अवधारणा क्या है। सतत विकास की अवधारणा क्या है, समझते हैं। सतत विकास, संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार, जो संसाधन है ना हमारा जीवन का आधार है। संसाधन तो आप समझते हैं ना, संसाधन सीधा सीधे हमारे जीवन का आधार है, यानी हम सीधा सीधी संसाधन से जुड़े हैं। संसाधन नहीं होता, आजकल तो संसाधन ही मेन है। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, सब क्या है? संसाधन है। ये मतलब ये जो कैमरा है ये भी क्या है? संसाधन है। मतलब जितने भी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट के माध्यम से आप घर पढ़ रहे हैं, ये भी एक संसाधन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। यदि संसाधन नहीं होता तो आप हमें नहीं देख पाते। ठीक है, सीधा सीधी बात
बात है। यानी संसाधन हमें इतना आगे बढ़ा चुका है और भी जस्ट समय जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब ये हमारे जीविका का आधार बन गया है। संसाधन हमारे जीविका का आधार है। याद रखिएगा, संसाधन क्या है? हमारे जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा की अति आवश्यक है। यानी जीवन की हम गुणवत्ता अपना बनाए रखें, जीवन में हम संसाधन का उपयोग कर सके, इसके लिए सतत विकास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सतत विकास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यानी संसाधन क्या है? एक प्रकृति प्रदत्त उपहार है। याद रखिएगा, संसाधन क्या? प्रकृति प्रदत्त उपहार है, जो प्रकृति ने हमें दिया है। प्रकृति ने हमें संसाधन को दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य ने ध्यान दीजिए, हम लोग संसाधन का अनाधुन दोहन किया और जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई। यानी कि हम अपने संसाधन हमें मिल जाने के बाद हम इतना संसाधन का दुरुपयोग किए, इतना ज़्यादा संसाधन का दुरुपयोग किए कि इसके कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गया। और पर्यावरणीय समस्या के कारण जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ओजोन परत का क्षय होना, ये सब पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुए। कैसे? संसाधन के दोहन के कारण, संसाधन का अनाधुन, बिना सोचे समझे, विवेकहीन उपयोग के कारण यह समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, लालच के कारण संसाधन का भंडार जो है दिन प्रतिदिन उसमें ह्रास हो रहा है। यानी कि कुछ मनुष्य अपने लालच के, कुछ का सभी, आजकल तो सभी मान सकते हैं हम, ठीक है, कुछ लालच के कारण वे आजकल भंडार जो है, संसाधन का जो भंडार है, वो भंडारण में दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। और एक ऐसे यदि नहीं इस पर हम नियंत्रण करें तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम संसाधन विहीन हो जाएंगे, हमारे पास कोई संसाधन नहीं रहेगा। और अब तो समझते हैं कि हम लोग संसाधन की आदत पड़ चुकी है, अब संसाधन खत्म हो जाएगा तो हमारी हालत कैसी होगी। यदि संसाधन नहीं रहता, नहीं पहले से हम इसके बारे में जानते तो आदि मानव के जैसा जी सकते थे। लेकिन आज हम यदि संसाधन का उपयोग कर लिए हैं और संसाधन पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, समझिए, सोचिए इस पर, तो उस समय बिना संसाधन के हमारी जीवन कैसी हो जाएगी। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए और समझते हैं थोड़ा सा इसमें। चलिए बच्चों, तो आइए और कुछ समझ लेते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं परिस्थितियों से निजात पाने के लिए विश्व शांति के साथ जैव जगत में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा कर दिया गया। इन्हीं परिस्थितियों से ओजोन परत का क्षय होना, इन्हीं सभी परिस्थितियों से, यानी संसाधन का विवेकहीन उपयोग करने से जो हमारे क्षति पहुँचती थी पर्यावरण में, उसी को ध्यान में रखकर इसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर इससे छुटकारा पाने के लिए विश्व शांति के साथ जैव जगत के संसाधन का न्याय संगत बंटवारा कर दिया गया। छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया कि कब कौन से संसाधन का उपयोग करना है। ठीक है, और पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा। सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि सतत विकास की अवधारणा क्या है। क्वेश्चन आ जाता है अक्सर एग्जाम में कि सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक बार बढ़िया सुनिए। थोड़ा सा मैं जल्दी लिखा हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है ना, इसी कारण। पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास को कायम रखा जा सकता है, जिसे सतत विकास की अवधारणा भी कहते हैं। हम कहते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पर्यावरण को कोई भी क्षति ना हम पहुँचाए, ठीक है, भविष्य को भी ध्यान में रखें कि हमारे भविष्य में इन संसाधनों को बचा कर रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि हम विकास को कायम रखें, मतलब इसका कहने का सीधा अर्थ यही है कि हम उतना ही प्रयोग करें जितना बहुत ज़्यादा जरूरी हो। ठीक है, और जितना हो सके हम अपने संसाधन को बचाएं, जितना हो सके हमें बचाना है। ठीक है, इसी को हम सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। ठीक है, इससे वर्तमान तो हमारा सुरक्षित रहेगा ही, साथ साथ भविष्य भी हमारा सुरक्षित रहेगा। यानी भविष्य में भी हमारे जीवन में संसाधन की प्रचुर मात्रा बनी रहेगी। ठीक है, यानी हमारे वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य भी सुरक्षित रखा जा सकता है सतत विकास की अवधारणा को अपनाकर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना।
अब ध्यान दीजिए, इसके अलावा ये तो उसमें क्या था, और इसके अलावा हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं जो आपके ध्यान दीजिए। इसके बाद का जो टॉपिक है ना, इससे आपके एग्जाम में हर वर्ष कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, ध्यान दीजिएगा। तो इसे आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और उसे हो सके तो आप यहाँ मेरे साथ याद करते चलिएगा, और इस बोर्ड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रथम पृथ्वी, अभी वहाँ पर चर्चा किया था ना, बोले कि आगे बताऊंगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, सबसे पहले आयोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट कब हुआ था, तो इनका आयोजन 3 जून से 14 जून के बीच 1992 में 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 जून को शुरुआत हुआ था और 14 जून तक चला था, 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में, 1992 में, ठीक है। और इसका स्थान कहाँ हुआ था भाई, प्रथम, देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 3 जून से 14 जून में, कब, 1992 में, ठीक है। और कहाँ हुआ था, स्थान इसका क्या है, कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, याद कर लीजिएगा, रियो डी जेनेरो। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिख दूँ क्योंकि अब तो खुद समझते हैं कि भी इतना है, इतना सा, एक 2 वीडियो में हमारे पूरे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को अपने माइंड में बैठाते चलिएगा। यानी स्थान हमारा क्या है, रियो डी जेनेरो। स्थान क्या है, रियो डी जेनेरो। कहाँ है भाई, ब्राज़ील में है। यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 जून को शुरुआत हुआ था, 14 जून तक चला था, 1992 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो। कब हुआ, कहाँ है रियो डी जेनेरो, तो ब्राज़ील में है। कहाँ है रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए, ठीक है। इस सम्मेलन में, इस पृथ्वी सम्मेलन में, पृथ्वी सम्मेलन का अर्थ हुआ कि पूरे पृथ्वी से वहाँ पर लोग आएंगे, यानी पूरे देश से लोग आएंगे, उस सम्मेलन में शामिल होंगे, ठीक है। इस सम्मेलन में विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विकासशील देश के कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, 178 प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधि, 178। आप यहाँ पर याद करते चलिएगा मेरे साथ। इस सम्मेलन में विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने, 178 प्रतिनिधि, ठीक है। यह सम्मेलन यह पृथ्वी सम्मेलन करने का कारण क्या था भाई, क्यों किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा। यह पृथ्वी सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग वन संरक्षण, इसमें एक कारण से नहीं हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, वन संरक्षण, वन को बचाने के लिए, जैव विविधता, जीवों को बचाने के लिए, तथा कार्यक्रम 21 के नीचे चर्चा करूंगा। कार्यक्रम 21 जैसे कार्यक्रम को लाने के लिए रियो घोषणा पत्र समझौता किया गया, ठीक है। घोषणा पत्र समझौता किया गया, एक समझौता सभी 178 प्रतिनिधियों ने मिलकर एक समझौता किया गया कि हम पूरे पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचाएंगे, वन को कैसे सुरक्षित रखेंगे, जीवों को कैसे बचाएंगे। इसके लिए कार्यक्रम 21 भी चलाया गया। कार्यक्रम 21 के बारे में चर्चा करूँगा, और इसके लिए घोषणा पत्र पूरा तैयार किया गया, ठीक है। तो अब हम आशा करता हूं कि आप प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को अच्छे से समझ लिए होंगे। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून को 1992 में किया गया था। कहां पर, रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है। और इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। क्यों किया गया था यह सम्मेलन, तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 भी चलाया गया था। इन सबके समझौता इस सम्मेलन में किया गया था, ठीक है। आइए अब हम समझ लेते हैं कि कार्यक्रम 21 क्या है। अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्यक्रम 21 से आप क्या समझते हैं, कार्यक्रम 21 है क्या, ठीक है। तो कार्यक्रम 21 आप एक एक चीज़ को समझते जाइएगा, उसके बाद फिर से एक बार पढ़िएगा, एकदम आपके माइंड में ये बैठ जाएगा, ठीक है। एक बार आप थोड़ा सा मेहनत आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कार्यक्रम 21 क्या है, कार्यक्रम 21 एक घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र है, मतलब हम आदेश देते हैं ना, तो एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था। कार्यक्रम 21 800 पेज का था, 800 उसमें पृष्ठ था, याद रखिएगा। कार्यक्रम 21 में 800 पृष्ठ, 800 पेज का एक घोषणा पत्र। ध्यान दीजिए, घोषणा पत्र अक्सर हम लोग घोषणा पत्र बनाते हैं 1 पेज 2 पेज, 1 पेज काफी होता है, 1 या 2 पेज का होता है। लेकिन यह जो घोषणा पत्र कार्यक्रम 21 चलाया गया, इसमें 800 पृष्ठ है। कितने से,
800 पृष्ठ थे उसमें, 800 पृष्ठ, 800 याद रखिएगा, उसमें 800 यानी कि 800 पृष्ठ थे, ठीक है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम 21 को स्वीकृत किया था। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए यह घोषणा पत्र दिया गया था, ठीक है, समझ में आया ना। तो पूछ दिया जाए कार्यक्रम 21 क्या है, सीधा सीधे हम कहेंगे कि कार्यक्रम 21 एक घोषणा पत्र है और इसमें पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण इस सब को से चलाने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए दिया गया था, जिसमें लगभग 800 पृष्ठ है और जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम 21 को स्वीकृत किया गया, स्वीकार किया गया सतत विकास को बनाए रखने के लिए, ठीक है। आइए अब नीचे चलते हैं हम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। भाई द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 जून को हुआ था, 27 जून, 23 से 27 जून में 1997 में किया गया था, याद रखिएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 जून से 27 जून के बीच में 1997 में किया गया था। कब हुआ था, 1997 में। स्थान कहाँ हुआ था भाई, न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी पहला पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में रियो डी जेनेरो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था, तो 23 जून से 27 जून के बीच में 1997 में किया गया था न्यूयॉर्क में। और यह सम्मेलन प्रथम सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद किया गया था। कब, कितने वर्ष, 5 वर्ष, याद रखिएगा। यह सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद लागू मतलब किया गया था, ठीक है। इसे पल्स 5 सम्मेलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का एक और नाम है पल्स 5 सम्मेलन, याद रखिए। एग्जाम में आए तब से भी ये मत समझिएगा कि हम पढ़े नहीं है भाई, कहाँ है, तो याद रखिएगा आपके बुक में एक जगह बस दिया गया है पल्स 5, यानी कि इसे पल्स 5 सम्मेलन भी हम कहते हैं। किसको, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। अब आइए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में भी हम चर्चा कर लें। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त को किया गया। 26 अगस्त को इसका आयोजन किया गया, 4 सितंबर 2002 तक चला, ठीक है। मैंने 2002 में ही 26 अगस्त को इस चालू किया गया और 4 सितंबर तक चला था ये आयोजन, याद रखिएगा। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को आयोजन इसका किया गया था। कहाँ, जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया था, जोहान्सबर्ग। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में रियो डी जेनेरो में किया गया था, याद रखिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन में पर्यावरण को से संबंधित 150 धारा विश्व स्तरीय पर सहमति तैयार की। मतलब यह सम्मेलन क्यों किया गया था, तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के, पर्यावरण से संबंधित 150 धाराएं बनाए गए थे, नियम कानून बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन यह संभव नहीं हो सका, मतलब यह सम्मेलन इन धाराओं को स्वीकार नहीं किया गया, मतलब सफल नहीं हुआ। यह सम्मेलन तृतीय पृथ्वी सम्मेलन सफल नहीं हुआ, ठीक है। आया समझ में ना, याद रखिएगा। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक चला था बातचीत, ठीक है। और इसमें कहाँ चला था, तो जोहान्सबर्ग में। और इसमें 150 धारा पर्यावरण के संबंधित के लिए बनाए गए थे, लेकिन वह संभव नहीं हो सका, उसे रद्द कर दिया गया, ठीक है। इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। पहला पृथ्वी सम्मेलन में 178 भाग लिए थे और जबकि इसमें 2000 प्रतिनिधियों ने पूरा विश्व के 2000 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। ध्यान समझिएगा। क्योटो सम्मेलन के बारे में समझिए, यहाँ तक हमारा हो गया तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्योटो सम्मेलन। भाई क्योटो सम्मेलन क्या है, इसे आप ध्यान समझिएगा, इससे अक्सर क्वेश्चन हर साल लगभग पूछता है। क्योटो सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्योटो सम्मेलन क्या है, पहले समझते हैं क्योटो सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो क्योटो सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1997 में किया गया था। क्योटो सम्मेलन कब किया गया था, दिसंबर 1997 में किया गया था। कहाँ भाई, तो जापान में किया गया था। जापान में क्योटो नामक जगह से किया गया था। इसी कारण इस सम्मेलन का नाम ही रख दिया गया क्योटो सम्मेलन। क्योटो में सम्मेलन हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, क्योटो सम्मेलन। कहाँ है क्योटो, जापान में है। कब हुआ था, दिसंबर 1997 में, याद रखिएगा। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ था। कहाँ, जापान के क्योटो में, याद हो जाएगा ना। इस सम्मेलन का होने का कारण क्या था भाई, इस सम्मेलन क्यों किया गया था, तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए यह सम्मेलन खास
ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। याद रखिएगा, क्योटो सम्मेलन क्यों किया गया था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? दिसंबर 1997, दिसंबर 1997 में। कब, कहाँ हुआ था? जापान में। जापान के किस जगह पर? तो क्योटो पर। इसी कारण उसका नाम क्योटो सम्मेलन पड़ा। और क्यों हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। ठीक है, यह इस सम्मेलन में 159 देश ने भाग लिया था। ध्यान दीजिएगा, इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 159। क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 159 देशों ने भाग लिया था। आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योटो सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। 159 देशों ने भाग लिया था। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यह सम्मेलन में, इस सम्मेलन में जो 6 गैस है, 6 गैस को ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेवार मानते हुए, 6 गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेवार मानते हुए उन पर कटौती की बात करने, मतलब किया जाना था। इस सम्मेलन में किया किस चीज़ पर बात करना था भाई? ग्लोबल वार्मिंग पर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या था? तो 6 गैस जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे थे, उन्हीं को कटौती करने के लिए, कम करने के लिए यह सम्मेलन रखा गया था। जिसमें 6 गैस कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, 6 गैस CO2, N2O, HFC। याद रखिएगा, 6 गैस के नाम आप याद कर लीजिएगा, CO2, N2O, HFC, मीथेन गैस, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये 6 गैस है। इन्हीं 6 गैसों को कटौती करने की बात की गई थी इस सम्मेलन में। कौन कौन? CO2, N2O, HFC, मीथेन, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड। इन 6 गैसों को कटौती करने की इस सम्मेलन में बात की गई थी। ध्यान समझिएगा, इस सम्मेलन के दौरान यूरोप ने अपने ग्रीन हाउस से 8% गैस को कम करने की स्वीकार किया। यूरोप ने कहा कि हम अपने ग्रीन हाउस में 8% गैस की कटौती करेंगे, 8% गैस कम निर्माण करेंगे। दूसरा, अमेरिका ने कहा कि 7%, जापान ने कहा कि 6%। इन्होंने इन गैसों की कटौती करने का स्वीकार किया। ये बोले कि हम इन गैसों को कम निर्माण करेंगे, इतना परसेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस सम्मेलन को हम विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं। यानी क्योटो सम्मेलन का एक और नाम है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन। इसे भी आप याद करिएगा, क्योटो सम्मेलन को हम विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहते हैं और ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा था ये टोटल। आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा। आप ऐसा करिएगा कि वीडियो को जब वीडियो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से हम बताना शुरू कर रहे हैं, उसी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैं खास कुछ कर दिया हूँ, तो इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बार अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यदि एक बार में ना समझ आए तो पुनः एक बार वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से ये समझ लीजिएगा। 2 वीडियो में मैं पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ। पिछला एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं बोला कि डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर भी चिपका दूंगा, तो वहाँ से वो देख लीजिएगा। और इस वीडियो में पूरा हम चैप्टर को क्लोज कर दिए, पूरा चैप्टर खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अच्छे से पढ़िए और आगे चलिए। हाँ, जो बच्चों ने एग्जाम दे दिया उनका भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का अच्छे से रिजल्ट आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, और आगे आप देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक रहने देते हैं और आगे मिलते हैं अगले क्लास में।